हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एवोल्यूशन थ्योरी लाइक लैमार्क के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे की पहले की क्लासेस में हमने आपको कुछ एविडेंस जो एवोल्यूशन को प्रूव कर रहे थे, ऐसे कुछ हमने प्रमाण आपको बताए थे। आज की क्लास में हम आपको एवोल्यूशन थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैव विकास के सिद्धांत कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज़ दी थी, कुछ अपने कंक्लूजन रिजल्ट निकाले थे कि एवोल्यूशन क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसको लेकर तो उसी थ्योरीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के नाम लिखे हुए हैं: लैमार्कवाद, डार्विनवाद और म्यूटेशन। इसके अलावा भी कई थ्योरीज़ हैं, बट ये तीन थ्योरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम लैमार्कवाद या फिर लैमार्क का सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी। ठीक है, लैमार्कवाद का सिद्धांत फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क ने 1809 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस सिद्धांत को अपनी एक बुक फिलॉसफी जूलॉजी क्यू में प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखिए यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लैमार्क का पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क था। और इन्होंने कौन सी बुक में अपना जो भी सिद्धांत एवोल्यूशन की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, वो कौन सी बुक थी? फिलॉसफी जूलॉजिक। कौन सी थी? फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर फिर से लैमार्क का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत या लैमार्कवाद, ठीक है, यह सिद्धांत फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क द्वारा, ठीक है, अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी क्यू में प्रस्तुत किया गया था। मतलब उस पर, ठीक है, क्या पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, लैमार्किज्म, ठीक है, दिस थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, फ्रांस नेचुरल साइंटिस्ट, ठीक है, नेचुरल साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क इन योर बुक्स, ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजी क्यू। किस में प्रस्तुत किया था? फिलॉसफी जूलॉजी क्यू। जीन का पूरा लैमार्क का पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क था। और इन्होंने किस बुक में प्रस्तुत किया था? अपना फिलॉसफी जूलॉजी में प्रस्तुत किया था। ये दो ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके लिए क्रॉस होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को, लैमार्कवाद के सिद्धांत को, ठीक है, लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्कवाद के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। दिस थ्योरी वाज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये इस थ्योरी, इस नाम से क्यों इसे प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनका एक मेन थ्योरी का पॉइंट था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर मीन्स उपार्जित लक्षण, वो वंशागति होते रहते हैं। उपार्जित लक्षण क्या है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम थ्योरी में मेंटेन करेंगे। दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित बातों से समझा जा सकता है। आपको एक छोटी सी बातें यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है, ये केवल हेडिंग्स है। ठीक है, ये जितनी भी दी गई हैं हेडिंग्स दी गई हैं, इसके आगे थ्योरी आप खुद मेंटेन करेंगे। आज हम आपको केवल समझा रहे हैं, ये थ्योरी आप अपने आप मेंटेन करेंगे, बट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है, इन हेडिंगों का उपयोग करके आप क्या करेंगे? अपनी थ्योरी को मेंटेन करेंगे। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित ठीक बातों से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या था? इनकी थ्योरी का पहला पॉइंट था वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, वातावरण, ठीक है, किसी भी प्रकृति में होने वाले विकास के लिए सबसे प्रमुख कारक जो क्या है, वो वातावरण है। क्या है? इन्वायरमेंट इज द मेन फैक्टर विच अफेक्टिंग एवोल्यूशन। ठीक है, वातावरण में परिवर्तन होने के साथ साथ, वातावरण में परिवर्तन के होने के साथ साथ, ठीक है, जैव विकास
भी संभव होता है। अगर वातावरण में चेंजेस हो रहा है, इफ एनवायरनमेंट चेंज देन इट अकर एवोल्यूशन, ठीक है, इसमें एवोल्यूशन होगा, उपस्थित होगा, प्रेजेंस ऑफ एवोल्यूशन होगा। जैसे अब वातावरण के अंदर जलवायु आती है, टेम्परेचर आता है, ठीक है, लाइक हम ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को हम सिंपल सी चीज़ में दे सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको सीरियस ना लें, ठीक है, आप कि अगर आपको ठीक है, 3 कंट्री के पर्सन, ठीक है, आपके सामने खड़े कर दिए जाए। पहला पर्सन कौन सा खड़े कर दिया गया आपके पास? अफ्रीका का, ठीक है, दूसरा इंडियन और तीसरा ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, समझ में आया आपको? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक, ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है और ये ऑस्ट्रेलियन है। आपके तीनों में डिफरेंस पता लगा लेंगे? आई होप कि आप सभी लोग पता लगा लेंगे। ये एग्जांपल में लिख मत लेना, ठीक है, हम केवल आपको बता रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका का स्किन कलर क्या होता है? हल्का ब्लैकिश होती है, ठीक है, ब्लैक होते ना। और इंडियन की बात बाद में करते हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन कैसे होते हैं? वाइट, गोरे, ठीक है, फेयर होते हैं, ठीक, और इंडियन मिक्सिंग, ठीक। तो ये क्या है, ये कैसे, ये जो बॉडी का कलर, स्किन का जो कलर चेंज हुआ, इसका ये किसके कारण हुआ? क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट अलग अलग है। अफ्रीका में लाइट सीधी रहती है, ऑस्ट्रेलियन में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इंडियन में मिक्सिंग है, हर इन्वायरमेंट है, ठीक। तो ये क्या है? एवोल्यूशन को मेन फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो क्या होता है? वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक। आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक, आई होप। कि आगे हम एक्सप्लेन करते हैं अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, इनका मेन पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है। वातावरण का प्रभाव सभी थ्योरीज में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, लेकिन अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, इन्होंने बताया कि जब वातावरण में चेंजेस होता है, जब वातावरण में मतलब इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता है, इफ़ इन्वायरमेंट चेंज देन एनी स्पीसीज यूज स्पेशल ऑर्गन टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मतलब वातावरण में अपने आप को संतुलित बनाने के लिए, संतुलित का मतलब जीवन यापन के लिए, प्रत्येक जाति का सदस्य वातावरण के अनुसार किसी अपने अंग का उपयोग अधिक करता है व कम करता है। मतलब एक विशेष प्रकार के अंगों का उपयोग करता है, ठीक है, एक विशेष प्रकार के अंगों का उपयोग अधिक करने लगता है, कुछ का उपयोग कम करने लगता है, ठीक है। इस बात को लेकर इन्होंने बताया, ठीक। अगर क्या होता है, इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता है तो कुछ अंग क्या किए जाते हैं, अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, और कुछ अंग कम उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ, ठीक। थ्योरी आपको मेंटेन करनी है, हमने केवल हेडिंग्स आपको प्रोवाइड यहाँ कराई हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है टेंडेंसी ऑफ ग्रो। मतलब प्रत्येक जाति का सदस्य, कोई भी जाति का सदस्य हो, कोई भी जीवधारी हो, ठीक है, उसमें क्या होती है, बढ़ने की क्षमता पाई जाती है। ग्रो, बढ़ने की क्षमता का मतलब यहाँ पे ये नहीं लंबाई में बांस बराबर, आपके लिए क्या है, बढ़ने की मतलब ग्रो करने के, अपने आप को ग्रो करने के, अपने ऑर्गन्स को, अंगों को ग्रो कराने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि जब कोई स्पीसीज इन्वायरमेंट का परिवर्तन होता है तो प्रत्येक जाति जिस अंग का उपयोग अधिक करता है वो अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिस अंग का उपयोग वह कम करता है वह अंग क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, ठीक। बढ़ने की प्रवृत्ति उन्होंने क्या बताया, प्रत्येक जीवधारी, ठीक, वातावरण में परिवर्तन के पश्चात जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वे अंग अधिक विकसित होते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग वह कम करने लगता है वो अंग क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू environment changes any species use a special organs use organ which organ is more used, ठीक है, or grow more and other which organ are not used or sometime disappear। क्या हो जाते हैं, थोड़े समय बाद क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये 3 पॉइंट हम
एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्या वातावरण का प्रभाव पड़ा, वातावरण में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अंगों का उपयोग व अनुपयोग करने लगता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन करने लगता है। और यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन करने से एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन काफ़ी ग्रो करता है या तो फिर रिड्यूस होने लगता है। तो रिड्यूस हुआ और या ग्रो हुआ, ठीक है। अगर कोई अंग बढ़ा तो कोई अंग बढ़ गया तो एक नया लक्षण आ गया। मान लिया किसी अंग का उपयोग उसने ज़्यादा किया और वो अंग बढ़ गया तो एक नया लक्षण प्राप्त हुआ हमें। क्या हुआ, ये नया लक्षण जाति में। पहले उस जाति में छोटा था वो अंग, अब दूसरी उसकी पीढ़ी आई तो वो अंग क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक, वो अंग बढ़ गया। तो ये मतलब अंगों के उपयोग या अनुपयोग करने से जिस अंग में विकास होता है, जिस अंग में जो अंग ग्रो करता है या फिर रिड्यूस होता है, वो लक्षण क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। मतलब कि प्रकृति में परिवर्तन के पश्चात एक विशेष प्रकार के अंग जिसका विकास अधिक होता है या फिर जिसकी क्या होता है, जो रिड्यूस होता है, जिसका कमी होती है, जिसका डेवलपमेंट होता है, मोर ग्रो करता है या फिर रिड्यूस होता है, वो लक्षण क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। और इन्होंने बताया कि एक जाति में जो लक्षण उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर माना कि अगर पैरों का उपयोग अधिक किया और पैर 1 इंच बढ़ गया तो ये 1 इंच जो बढ़ गया वो क्या हो गई, उपार्जित लक्षण हो गया। और अब ये 1 इंच बढ़ा हुआ ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। द कैरेक्टर्स व्हिच डेवलप इन वन जनरेशन, द न्यू कैरेक्टर्स व्हिच डेवलप इन वन जनरेशन आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, इनहेरिटेंस अदर जनरेशन। ठीक है, ये नहीं कि आगे जाने वाली जनरेशन में फिर से वही उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, जो 1 इंच बढ़ा वो अपने आप क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि एक पीढ़ी में जो नया लक्षण उत्पन्न होता है वह उपार्जित लक्षण कहलाता है और यह लक्षण स्वतः ही एक जाति से दूसरी जाति में वंशागति होने लगता है। इसे ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसीलिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था आपको कि इस नियम को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हुए वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या होते जा रहे हैं, ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। और एक ऐसा समय आएगा 3 या 4 या 5 या 6 जनरेशन बाद कि हमें एक नई स्पीसीज प्राप्त हो जाएगी, नई जाति ही प्राप्त हो जाएगी जिसमें वो नए लक्षण, सभी नए लक्षण मिलेंगे हमें, पुराने लक्षण सारे विलुप्त हो जाएंगे। तो आफ्टर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ठीक है, मैं आफ्टर मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, अ न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड, क्या हो जाती है, नई जनरेशन का विकास, नई पीढ़ी क्या होता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के अनुसार, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते रहते हैं और इससे एक नई जाति का विकास हो जाता है। आई होप आपको ये आज के 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसकी थ्योरी आप मेंटेन करेंगे। आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले गया है एवोल्यूशन ऑफ जिराफ। क्या लिया गया है, एवोल्यूशन ऑफ जिराफ या एवोल्यूशन ऑफ स्नेक। तो आज हम एवोल्यूशन ऑफ जिराफ के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे उसे। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, माना जाता है कि जो जिराफ, ये जो जिराफ है यहाँ लंबा सा, ठीक है, ये जिराफ पहले कैसा था, इसके पूर्वज कैसे थे, एक बकरी जैसे, लाइक अ गोट, ठीक है, एक बकरी जैसे थे, बकरी जैसे थे, ठीक है। मतलब क्या करते थे, वो ज़मीन की घास को खाते थे, ठीक, पहला क्या थे, उनके पूर्वज क्या थे, बकरी जैसे थे। लेकिन धीरे धीरे इन्वायरमेंट में क्या हुआ, चेंजिंग हुई, इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुई, मतलब ये घास थी और घास ख़त्म हो गई। घास जब क्या हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हुई, इफेक्ट ऑफ नेचर, पहला पॉइंट आया, इफेक्ट ऑफ नेचर पड़ा, मतलब इन्वायरमेंट जब चेंज हो गया तो वो ये जो जिराफ थे इन्होंने क्या किया, अपने आगे जब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो इन्होंने अपने अंगों का उपयोग व अनुपयोग करने लगे, क्या, सर्वाइव करने के लिए, वातावरण में जीवित रहने के लिए। तो इन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर खाना चालू किया और अपने पैरों को भी ऊपर उठाने, खींचने लगे ऊपर की ओर, पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए। तो अंगों का उपयोग व अनुपयोग किया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन जब किया तो उसमें टेंडेंसी होती है ग्रो की, मतलब क्या होती है, वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये आगे के फोर लिम्स और नेक, मतलब गर्दन और अग्र पैर दोनों में क्या होने लगा, धीरे धीरे विकास होने लगा। ये 1-1 इंच
इंच करके बढ़ने लगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1 इंच, हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ करने लगे और जो इंक्रीज़ करता जाता था वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता था। फिर इसमें 1 इंच इंक्रीज़ हुआ तो फिर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही ट्रांसफ़र होते होते उपार्जित लक्षणों से क्या बन गई, एक नई जाति बन गई। और नई जाति में जिराफ कैसे पाए गए, लंबी गर्दन और लंबे अग्रपाद वाले, फॉर क्या लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स वाले हमारे जिराफ हमें मिल गए। आई होप कि आपको ये जिराफ का थ्योरी समझ में आई होगी। ऐसे ही स्नेक के बारे में थ्योरी दी गई। स्नेक के बारे में कहा गया कि स्नेक के पैर क्या पाए जाते थे, पैर पाए जाते थे, लेकिन पैर का मतलब पैर, फुट पाए जाते थे, लेकिन उन्हें वो चलने में क्या करते थे, जंगलों में चलने में क्या करते थे, डिफ़िकल्टीज करते थे, ठीक, प्रोड्यूस करते थे, चलने में कठिनाई होते थे, इसलिए उन्होंने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया और वो रिंग के चलने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे आफ्टर जनरेशन क्या हो गया, धीरे धीरे उनके पैर क्या हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल हम मेंटेन कर लेंगे। लेकिन क्या आपके अकॉर्डिंग ये थ्योरी सही है, क्या ये थ्योरी सही है, हाँ या ना, ठीक। आप इसका आंसर नहीं दे सकते, बट ये थ्योरी क्या थी, गलत थी। कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस थ्योरी को कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया उसके बारे में हम बताते हैं। इनकी थ्योरी का कैंसिल होने का मेन पॉइंट क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। ये पॉइंट इनका काफ़ी कन्फ्यूज़न प्रोड्यूस कर रहा था। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, एक वीजमैन साइंटिस्ट थे, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो उसे सही कर लेंगे आप, ठीक है। वीजमैन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक चूहों पर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स पर किया। इन्होंने क्या किया, चूहों पर इन्होंने क्या किया, चूहों की ये पूंछ लगातार, इन्होंने चूहों की पूंछ काट दी और उनके बीच ऑफ स्प्रिंग जो अगली जनरेशन आई, ये हर जनरेशन में क्या करते जाते थे, चूहों की पूंछ काटते जाते थे। ऐसे ही इन्होंने 20 जनरेशन तक चूहों की पूंछ काट दिया। जब चूहों की पूंछ काट दिया तो उनके लिए वो एक्वायर्ड करेक्टर हो गया, पूंछहीन चूहा, ठीक है, टेललेस रैट। तो उनके बीच जब क्रॉस कराया तो इससे पूंछहीन मतलब क्या होना चाहिए, अगली जनरेशन में पूंछ क्या होना चाहिए, नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास वो लक्षण था ही नहीं। जब वो पूंछ का उपयोग नहीं कर रहा था तो वो रिड्यूस हो गई। लेकिन ऐसे ही वो 20 जनरेशन तक, एक जनरेशन उन्होंने काटा लेकिन अगली जनरेशन में फिर निकल आई, तो सोचा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर काटा, ऐसे 20 जनरेशन तक वो पूंछ काटते चलेगा। और इन्होंने ये देखा कि 20 जनरेशन बाद भी पूंछ जैसी की वैसी ही निकलती थी चूहों की। तो इसका मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति का पॉइंट क्या था, गलत था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सन एंड डॉटर ऑफ बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर क्या करता है, अपनी बॉडी का यूज़ काफ़ी करता है, तो इससे क्या हो जाती है, उसकी मसल्स स्ट्रांग हो जाती है और वो क्या हो जाता है, बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो ये क्या है उसके लिए, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। तो इससे एक्वायर्ड करेक्टर हुआ, मसल्स स्ट्रांग हो गई, ठीक, मांसपेशियाँ बन गई। तो ये एक्वायर्ड करेक्टर क्या होना चाहिए, अगली जनरेशन में खुद ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, स्वयं ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या जो बॉडी बिल्डर की संतानें होती हैं वो क्या बचपन से ही बॉडी बिल्डर होती है, नॉट बॉडी बिल्डर, ठीक है। इसलिए क्या होता था कि ये सिद्धांत क्या कर दिया गया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कैंसिल कर दिया गया। एक एग्जांपल हम भी ले सकते हैं कि हम लोग 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो हमारी जो नॉलेज है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। नहीं, पढ़ना तो हमें केजी से पढ़ता है ना, छोटा बड़ा से, ठीक। आई होप आपको लैमार्क क्यों गलत थे ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। आपके अंदर क्वेश्चन आया होगा कि फिर हम पढ़ क्यों रहे, गलतियाँ भी पढ़नी चाहिए हमें, तभी तो पता चलेगा कि हम गलतियाँ ना करें, ठीक।